नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने जीवन में आज़ादी का क्या मोल है। आज़ादी का एक्चुअली कोई मोल ही नहीं है, उसको कोई खरीद ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति अपनी आज़ादी का कोई मोल लगा के उसको बेच देता है, वो किसी ना किसी का दास बन के अपना जीवन बिताता है। लेकिन आज हम एक ऐसे महारथी की बात करेंगे जिसने अपनी स्वाधीनता, अपनी आज़ादी का कभी सौदा नहीं किया और वो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ते रहे। उन्होंने एक राजा होने के बावजूद घास फूस की रोटियां खाई, वनवासी की तरह अपना जीवन बिताया और एक महारथी की तरह युद्ध करते रहे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी स्वाधीनता को छोड़ा नहीं। वो किसी के गुलाम बन के नहीं रहे, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की जन्मभूमि में पैदा हुए महाराणा प्रताप की। मेवाड़ के ये शासक थे और इनकी जीवनी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन्होंने उस मुगल बादशाह अकबर से किस तरीके से पंगा लिया, जिसे इस चीज का घमंड था कि वो बाबर का वंशज है, वो तैमूर का वंशज है, वो चंगेज खान का वंशज है। उसके सामने हर कोई घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और महाराणा प्रताप ने उनके सामने घुटने नहीं टेके। ठीक है, तो हम इन महान योद्धा की कहानी पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनके जीवन में क्या क्या चीजें हुई, इनका जीवन, इनके साथ जो इनकी लाइफ में सबसे बड़ा इवेंट था हल्दी घाटी का युद्ध, उसको भी हम कवर करते हुए इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और सक्सेस प्लस एकेडमी को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे और वीडियोस के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको याद होगा पुराने समय में जब किसी राजा की एंट्री होती थी तो उसके द्वारपाल उसको किस तरीके से बुलाते थे कि परम प्रतापी, प्रचंड शक्तिशाली, अदम्य पराक्रमी, चट्टान की तरह अटल। ये जब चीजें लगती थी तो ऐसा लगता था कि ये ओवर हो रहा है, ये अतिशोक्ति हो रही है। लेकिन जब आप महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको अतिशोक्ति नहीं लगेगी, आपको सच में लगेगा कि ऐसे गुणवान व्यक्ति वो थे। राजपूताना की जन्मभूमि को सच में एक गौरव महसूस होगा कि ऐसे महारथी ने उनकी जन्मभूमि पे जन्म लिया। और इन महारथी का जन्म राजस्थान में होता है 9 मई 1540 को, मेवाड़ जिले में। वहां का एक वंश होता है सिसोदिया वंश, उनके घराने में इनका जन्म होता है। देखो, इनके जो पूर्वज हैं वो भी बड़े बड़े महारथी रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप उन सब में भी सर्वश्रेष्ठ थे। ठीक है, कैसे? देखो, महाराणा राणा सांगा के बारे में हमने देखा था। राणा सांगा बाबर के समय जब हमने देखा था खानवा के युद्ध में राणा सांगा लड़े थे। उसके बाद देखो उदय सिंह जी, उसके बाद चल के हमें महाराणा प्रताप। इनकी जो लड़ाई है मुगलों के साथ वो कांस्टेंट चलता रहेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा। हालांकि राणा सांगा जो है वो युद्ध में हार गए थे खानवा की बैटल में। उसके पीछे कारण ये था कि बाबर जो आया था भारत में, वो अपने साथ गोले बारूद लेके आया था और यहाँ पे किसी के पास गोले बारूद नहीं थे और गोले बारूद से आप तलवार भालों से उसका नहीं कर सकते सामना। तो इस कारण से राणा सांगा की उसमें हार हो जाती है। उनकी माता जो है, ये महाराणा प्रताप की माता हैं, वो हैं जयवंता कंवर। देखो, उदय सिंह जी की 4 वाइफ होती हैं, उनमें से एक होती है जयवंता कंवर। धीरबाई, वीरबाई, ये इनकी और अन्य बीवियां होती हैं। इनके और भाई भी होते हैं, उनमें से जगमाल है। जगमाल के साथ आप ये देखेंगे हम क्या कनेक्शन रहता है। शक्ति सिंह है, सागर सिंह है, ये इनके और भाई होते हैं। इनका बचपन का नाम होता है कीका। कीका नाम से इनको बुला रहे हैं। और आगे चल के देखो, चित्तौड़गढ़ में वैसे इनका जन्म होना चाहिए था। चित्तौड़गढ़ के राजा थे उदय सिंह जी, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता है। और ये कहाँ पे है इनका जन्म होता है, ये कौन सा किला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं तो आपको आगे बताने ही वाला हूँ। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के बारे में आपने कुछ चीजें सुनी होंगी और आपको लगता होगा कि वो चीजें सही नहीं है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। लेकिन वो चीजें सच में सच हैं और आज मैं वो बातें बताने वाला हूँ कि इनकी जो हाइट थी वो थी 7 फीट 5 इंच और 110 किलो का वजन था। इनके कवच का वजन 72 किलो था। ये चीज कई लोगों को पचती नहीं है कि कोई व्यक्ति 72 किलो का आर्मर अपने शरीर पे लेके कैसे युद्ध कर सकता है, लेकिन ये ऐसा करते थे। आपको दिख रहा है 7 फीट 5 इंच, इनकी हाइट भी तो थी, 110 किलो के खुद भी तो थे। इनका भाला जो है 81 किलो का भाला होता है। आज किसी आदमी के हाथ में 81 किलो का भाला दे दो तो वो उसको उठा ले, वही बड़ी बात है। उससे लड़ाई करना तो अपने आप में अलग बात हो जाती है, वो तो अलग ही लेवल की चीज है। भाला उठा के उसको फेंकना, उसको चलाना, ये युद्ध में बहुत बड़ी चीज है कि आप 81 किलो का भाला रखें। जब अस्त्र शस्त्र से लैस होके महाराणा प्रताप चेतक पे बैठते थे तो उनका वजन लगभग 280 किलो वजन हुआ करता था। क्योंकि इनके पास सिर्फ ये तीन चीजें ही नहीं है, 72, 81 और 110 तो खुद ही हो गए, उसके अलावा तलवार और ढाल भी हुआ करती थी। ठीक है,
और इनके जो घोड़ा है चेतक, ये इनकी भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, इनके किस्से हैं। मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि किस तरीके से चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाई। इनके पास चेतक घोड़ा था और इनका एक हाथी था, उसका नाम था राम प्रसाद। ठीक है, तो इनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि अकबर और राणा उदय सिंह के बीच में क्या संबंध थे, क्योंकि राणा उदय सिंह के बाद आएंगे महाराणा प्रताप, तो पीछे का जो एक बैकग्राउंड है उसको जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए अकबर की जो राजपूत नीति थी वो आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि इनका साथ इनके संबंध क्या थे। अकबर ये चाहता था कि किसी भी तरीके से ये जो राजपूताना का जो एरिया है, यहाँ के जो राजपूत राजा हैं, इनको मैं अपने पक्ष में कर लूं। इनको अगर अपने पक्ष में कर लिया तो पूरे भारत को जीतना मेरे लिए आसान होगा। ठीक है, ये एक तरीके से सिरमुकुट हुआ करता था पूरे भारत का कि ये जो राजपूत राजा हैं ये बहुत पावरफुल हैं, जिसने इनको जीत लिया वो तो बाकी राज्य तो अपने आप ही घुटने टेक देंगे। लेकिन उसमें से एक राज्य ऐसा होता है जो ये चीज नहीं करने देता है, और वही होता है ये मेवाड़। क्या होता है देखो, आपको पता होगा आमेर में सबसे पहले अकबर जो भारमल राजा भारमल हैं उनकी पुत्री से शादी कर लेते हैं, जोधाबाई से। वो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। फिर बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, ये जो सारे राजा हैं छोटे मोटे, ये सब अधीनता स्वीकार कर लेते हैं अकबर की। लेकिन राणा उदय सिंह जी ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं इस चीज को। इसी चीज से गुस्सा होके 1566 में अकबर कैंपेन करता है, अजमेर से अपनी सेना को भेजता है इनके ऊपर चित्तौड़गढ़ पे चढ़ाई करने के लिए। तो पहली जो चढ़ाई होती है उसमें ये अनसक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद कुछ सैन्य अभियान होते हैं, वो पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर इनको पता चलता है कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है उस पर चढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। चित्तौड़गढ़ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग किला हुआ करता था, 7 तो द्वार होते थे इसके अंदर। ठीक है, तो इसका क्या करा इन्होंने, 1567 में अकबर ने घेराव कर दिया, पूरे किले के चारों तरफ घेराव कर दिया, सुरंग बना दी बारूद की कि ना तो कोई अंदर आ सकता है न ही बाहर जा सकता है अंदर से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो राजपूत सेना है वो अंदर तो आपको नहीं आने देगी, लेकिन खाने पीने की कमी हो जाने की वजह से गेट तो अल्टीमेटली किसी ना किसी दिन खोलने ही पड़ेंगे। देखो अब जो राजपूत सेना है वो बहुत ही वीर थे लोग, लेकिन उनकी जो संख्या है अकबर की आर्मी के कंपैरिजन में वो बहुत कम थी। देखो कोई भी जो ये छोटे छोटे साम्राज्य हुआ करते थे, मेवाड़ है, बीकानेर है, जैसलमेर है, इनके सबके पास 10, 12, 15, 20 हजार तक की सेना होती थी मैक्सिमम। 20 हजार की सेना, और दूसरी तरफ अकबर की आर्मी 80 से 85 हजार उनके पास सैनिक हुआ करते थे। तो आप कितने भी वीर हों, एक आदमी चार को नहीं हरा सकता। ये एक आप प्रैक्टिकल बात इस हिसाब से सोच के चलिए। तो इसी वजह से इनके जो दोस्त थे, मित्र जो लोग थे उदय सिंह जी के, उन्होंने कहा कि आप हम अधीनता तो स्वीकार नहीं करेंगे राणा साहब, आप ऐसा करिए कि आप हमारे राजा हैं, आप चित्तौड़गढ़ को छोड़ के आप कुंभलगढ़ चले जाइए, वहां चले जाइए, क्योंकि आप अगर पकड़ में आ गए किसी भी तरीके से तो हम क्या हारे, बैटल हार जाएंगे, क्योंकि अगर राजा ही पकड़ में आ गया तो बैटल तो हार गए। तो हम युद्ध करेंगे अपनी अंतिम सांस तक, लेकिन आप क्या करें, कुंभलगढ़ चले जाएं। ठीक है, तो वही ये किला था कुंभलगढ़ का जिसकी मैं बात कर रहा था, ये कुंभलगढ़ का किला है। तो चित्तौड़गढ़ से उदय सिंह जी कुंभलगढ़ चले जाते हैं। अब पीछे से होती है एक ब्रूटल लड़ाई, जिसमें दो योद्धाओं का नाम आपने सुना होगा, जयमल और फत्ता। ये बहुत ही भयंकर तरीके से युद्ध करते हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से मुगल आर्मी के ऊपर चढ़ाई करते हैं, दसों 50 लोगों को ये मारते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इन्हीं जयमल और फत्ता के युद्ध से प्रभावित होके अकबर ने आगे चल के जो आगरा का किला है वहां के गेट के ऊपर भी इनकी मूर्ति बनवाई है। लेकिन उस मूर्ति से पहले इसने बहुत गलत काम किया, वो ये किया कि अकबर ने गुस्से में आके 30 हजार लोगों की हत्या करा दी। ये 30 हजार लोग सैनिक नहीं है, ये सिविलियंस है। ये जो लोग हैं इनकी हत्या करवा दी कि ये इतने 6 महीने में जो फ्रस्ट्रेशन जो था कि इस किले में 6 महीने इसने घेराव करके रखा और इसको पूरी तरह से जीत भी नहीं पाया, और राजा उदय सिंह जी भी यहाँ से चले गए, तो उसका जो गुस्सा है वो इन 30 हजार निर्दोष लोगों पे इसने निकाला। हालांकि राजपूत महिलाएं जो हैं उन्होंने जोहर कर लिया और वो शत्रु सेना के हाथ नहीं आई, उसी तरीके से जैसे हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के समय रानी पद्मावती ने और उसकी जो और महिलाएं थी, वो राजपूत महिलाएं, उन्होंने जोहर किया था, उसी तरीके से इन्होंने अग्निकुंड में जोहर कर लिया। ठीक है, तो ये चीज होती है, ये इनका बैकग्राउंड रहता है, राणा उदय सिंह जी के साथ अकबर का ये इतिहास रहा।
उसके बाद देखते हैं कि इसी बीच होता है राज्य अभिषेक किसका, महाराणा प्रताप का। लेकिन महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक भी इतना आसान नहीं था। मैंने आपको बताया था कि राणा प्रताप, इनके उदय सिंह जी के और भी पुत्र होते हैं, उनमें से एक पुत्र होता है जगमाल, और जगमाल जो है ये होता है धीरबाई का पुत्र। धीरबाई भी एक पत्नी है उदय सिंह जी की, और धीरबाई उनकी बहुत ही फेवरेट वाइफ होती है। इसीलिए उदय सिंह जी कहते हैं कि जगमाल मेरे बाद राजा बनना चाहिए। मेवाड़ का जो अगला शासक है वो कौन बनना चाहिए, जगमाल। और जगमाल के अलावा शक्ति सिंह जी और सागर सिंह जी हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भी राजा बने। तो इन भाइयों के बीच में एक तरीके से क्या होता है कि राजा बनने की होड़ मच जाती है। लेकिन जनता किसको चाहती है, इंपॉर्टेंट बात यह है, और जनता चाहती है कि महाराणा प्रताप राजा बने, वही सबसे योग्य है। तो जनता के कहने पे जगमाल को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ती है और उसे यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन वो धोखा दे देता है। धोखा किस तरीके से देता है महाराणा प्रताप को, वो अकबर से जाके मिल जाता है अजमेर में, और अकबर के साथ संधि कर लेता है, और उसकी इसी वजह से उसको जहाजपुर जगह जो है वो जागीर मिल जाती है। उसके बाद सिरोही का भी आधा राज्य उसको दे दिया जाता है। हालांकि सिरोही के राजा ने 1583 में जयमाल की हत्या कर दी थी, 1583 में, तो वो भी, उसको भी राजमहल तो नहीं मिला। अब क्या होता है, 1567 में महाराणा प्रताप को 27 वर्ष की उम्र में शासक के रूप में शासक बनाया जाता है गोगुंडा की जगह पे। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही इनका राज्य अभिषेक होता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ तो अभी इनके पास नहीं है, क्योंकि एक तरीके से वहां पे मुगलों ने एक तरीके से कब्जा कर लिया होता है, इनके पिता से पहले ही कर लिया होता है। अब क्या होता है, आगे चल के महाराणा प्रताप के साथ अकबर रिलेशन बनाना चाहता है। अब चाहता है कि इसके पिता के साथ तो संबंध नहीं बने, अब देखते हैं कि आपस में हमारे क्या संबंध बनते हैं। इसके लिए ये पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश करता है अकबर, कि अपने 6 बार अपने राजदूत भेजता है महाराणा प्रताप के पास कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए और आप हमारे वैसाल स्टेट बन के रह जाइए। वैसाल स्टेट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक राज्य दूसरे राज्य का सुपरमेसी को एक्सेप्ट करता है एक तरीके से। लेकिन महाराणा प्रताप को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। उनका कहना था कि हम आजाद पैदा हुए हैं और आजादी मरेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और इसी का परिणाम होता है, एक कहानी है इसके पीछे छोटी सी, मैं बताता हूं आपको। राजा मानसिंह जो हैं, वही राजा मानसिंह जो भारमल के पोते हैं, राजा भारमेल आमेर वाले, उनके पोते हैं, उनको भेजता है अकबर महाराणा प्रताप के पास संधि करने के लिए। तो महाराणा प्रताप को डिनर पे बुलाता है मानसिंह, तो उस डिनर में आते ही नहीं है महाराणा प्रताप, इस तरीके से उनकी डिसरेस्पेक्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से टोडरमल आता है बाद में, इस तरीके से 6 बार ये कोशिश करता है अकबर की मैं इसको वैसाल स्टेट बना लूं। लेकिन महाराणा प्रताप इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उनको अपनी आजादी बहुत ज्यादा प्यारी होती है। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, अब होगा युद्ध, क्योंकि अकबर तो मानने वाला नहीं है और महाराणा प्रताप भी अपनी बात पे अड़िग है। तो युद्ध होगा कहाँ पे, वो होगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 वाला। वो हमें पढ़ना है, लेकिन युद्ध से पहले जान लेते हैं कि दोनों के पास ताकत कितनी है। देखो मैंने आपको क्या बताया, महाराणा के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे, लेकिन दूसरी तरफ मुगल आर्मी के पास 80 से 85,000 की सेना थी, और उसको लीड करने वाले मानसिंह, आसफ खां, उसके अलावा महावत खां, उसके अलावा जहांगीर और अकबर खुद, तो बड़े बड़े महारथी इनके पास थे। लेकिन एक तरफ क्या थी, वीरता, महाराणा प्रताप की अडिगता, उनकी स्वाधीनता, इस सामने दोनों एक दूसरे के सामने थी। ठीक है, एक तरफ ईगो था महाराणा उसका, अकबर का, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की अडिगता थी। लेकिन दोनों के पास युद्ध हाथी थे, जो वॉर एलिफेंट्स थे वो दोनों के पास थे। नंबर ओब्वियसली अकबर के पास ज्यादा था। उसके अलावा आपको पता है अकबर के पास रूमी शैली से लेस, रूमी शैली आपको मैंने बताया है कि तोप सजाने की एक पद्धति होती थी। तोप सजाने की पद्धति होती थी अकबर और बाबर के समय से ये चलती आ रही थी, तो इनके पास था। लेकिन महाराणा प्रताप के पास ऐसे अग्नि अस्त्र नहीं थे कि ये तोप गोले का इस्तेमाल कर पाए। उसके अलावा अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में बंदूकों का इस्तेमाल भी किया, जबकि महाराणा प्रताप के पास ये सब चीजें नहीं थी। ठीक है, उनके पास क्या थे, उनके 20,000 सैनिक, उनका घोड़ा, उनकी खुद की वीरता, और जो ये 20,000 सैनिक थे ये अपनी स्टेट के लिए मरने मारने के लिए तैयार थे। अब होता है हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध के बारे में आप सभी ने सुना होगा। 18 जून 1576 को ये राजपुताना में होने वाला भारत का सबसे भयंकर युद्ध था, राजपुताना में होने वाला सबसे भयंकर युद्ध था।
और इसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से क्यों जानते हैं? ये एक घाटी थी। अरावली की श्रृंखलाओं में गोगुंडा के पास एक 5 किलोमीटर लंबी और 1 किलोमीटर चौड़ी घाटी है, हल्दी घाटी। ये हल्दी घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो मिट्टी है वो हल्दी के कलर की, पीले कलर की थी। हालांकि जब ये युद्ध लड़ा गया तो ये पीला कलर लाल हो गया क्योंकि इतना खून बहा। 4 घंटे तक ये युद्ध चला। इस 4 घंटे के युद्ध में आपको पता नहीं चलेगा कि इतने लोग, 1600 लोग मरे। किसके? 1600 लोग वीर गति को प्राप्त हुए राजपूत सेना के। उसके अलावा 150 लोग जो हैं वो अकबर की सेना के वीर गति को प्राप्त हुए। कारण क्या है कि इनके 150 और इनके 1600 क्यों हुए? कारण बहुत सिंपल है कि आप अगर एक आदमी को 4 लोग घेर के मारेंगे तो इनके लोग तो ज्यादा जाएंगे ही ना। तो बात ये है कि 4 घंटे तक इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि आपको 80,000 सेना दिख रही है एक तरफ और दूसरी तरफ दिख रही है सिर्फ 20,000 सेना, एक के बदले 4, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है। इस युद्ध में नेतृत्व कौन कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुगल सेना की तरफ मान सिंह और आसफ खां है, ये सॉरी आसफ खां है। उसके अलावा जहांगीर भी थे, महावत खां भी थे और मेवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहे थे रामसा तंवर और उनके पुत्र। ठीक है। उसके अलावा झाला मान सिंह जी भी इनके साथ थे। अब चीजें क्या होती है कि 4 घंटे हो गए और अब राजपूत सेना के पैर छूटने लग गए क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। अब महाराणा प्रताप भी बुरी तरीके से क्या बोलते हैं, घायल हो चुके थे, लेकिन उनको हार नहीं माननी थी। इसी बीच क्या होता है कि इनके एक दोस्त होते हैं झाला सरदार मानसिंह। झाला सरदार मानसिंह इनको कहते हैं कि वही चीज बोलते हैं जो राणा उदय सिंह को बोली थी कि आपका बचना जरूरी है। हम सब अगर वीर गति को प्राप्त हो गए तो चलेगा, लेकिन आप अगर जिंदा रहे तो आप आर्मी दोबारा भी बना सकते हैं और दोबारा भी मुगलों को हरा सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से निकल जाइए। लेकिन इसी समय महाराणा प्रताप सोचते हैं कि क्यों ना मैं मान सिंह को अगर मार दूं। मान सिंह हाथी पे बैठा होता है, आसफ खां भी हाथी पे बैठा होता है। अगर मैंने मान सिंह को मार दिया तो ये युद्ध एक तरीके से मैं जीत जाऊंगा क्योंकि उनका प्रधान सेनापति है वो। तो ये जाते हैं, देखो ये वो सीन है, ये आपने सबने सुना होगा कि ये भयंकर तरीके से चेतक दौड़ के जाता है और हाथी के ऊपर चढ़ के अपने भाले से प्रहार करते हैं। महावत के आर पार ये भाला निकल जाता है, लेकिन मान सिंह बच जाते हैं। मान सिंह को ये भाला छू नहीं पाता है, थोड़ा सा ये बच जाते हैं। इसी की वजह से मान सिंह बच गए। लेकिन अब देखो, यहां तक जब पहुंच गए हैं तो ये मुगल आर्मी के एकदम बीचों बीच पहुंच चुके हैं महाराणा प्रताप। इनको मुगल आर्मी बुरी तरीके से चारों तरफ से घेर लेती है। उसके बावजूद महाराणा प्रताप युद्ध करते हुए बहुत ही तेज गति से निकलते हैं और ये चेतक इनको दौड़ाता है भयंकर तरीके से। और 26 फीट ऊंची एक खाई होती है, 26 फीट की खाई होती है, इधर से इधर तक चेतक 3 पैर पे कूद जाता है। इससे इस पार कर जाता है, 26 फीट की इस खाई को पार करके चला जाता है। 3 पैर पे क्यों? क्योंकि इनका एक पैर, जो चेतक है उसका एक पैर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। चेतक इन अपने मालिक को बचा तो लेता है लेकिन खुद नहीं बचता है और ये यहीं पे इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज होती है। उसके बाद ये चेतक का मंदिर और चेतक की समाधि भी बनी हुई है हल्दी घाटी में वहीं पे। और महाराणा प्रताप बच जाते हैं लेकिन चेतक नहीं बचता है। अब क्या होगा आगे चल के? सागर सिंह जो है और शक्ति सिंह है वो इस चेतक के बलिदान के बाद वो भी इस तरीके से इंस्पायर होते हैं कि वो भी कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे। हालांकि पहले उनके मन में एक छल आ गया था कि वो चाहते थे कि महाराणा प्रताप अगर रास्ते से हट जाए तो हम राजा बन जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से हम संधि कर लेंगे या तो अकबर के साथ, या हम उनको राजकाट चाहिए था, सीधी बात ये है। ठीक है, उस जयमल की तरह। अब बात आती है युद्ध का परिणाम क्या रहा। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस युद्ध में अकबर का जीत हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि महाराणा प्रताप जीत गए, लेकिन एक्चुअली अगर देखें तो इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। कारण ऐसा है कि हालांकि जो चित्तौड़गढ़ का जो इलाका है बहुत सारा, उसको मुगल आर्मी ने कैप्चर कर लिया और महाराणा प्रताप की आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने आने वाले समय में बहुत सारे युद्ध भी लड़े और मुगल आर्मी को पीछे भी धकेला और एक तरीके से शासन तो नहीं करने दिया अकबर को। ठीक है। तो ये जो युद्ध है इसका परिणाम कैसे निकाल सकते हैं आप? न तो इसमें महाराणा प्रताप को आप हरा पाए, उनको पकड़ पाए, ना उनको कैप्चर किया, ना उनको मार पाए। तो ये युद्ध एक तरीके से परिणामहीन रहा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है
महाराणा प्रताप यहाँ से कसम खाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने राज्य को वापस नहीं ले लूंगा, तब तक मैं जो राजमहल है उसमें प्रवेश नहीं करूंगा। जो एक राजा को जो सुख भोगने चाहिए वो मैं नहीं भोगूंगा। मैं पत्तल में खाना खाऊंगा, घास फूस की रोटी खाऊंगा, ठीक है, अनाज ग्रहण नहीं करूंगा। इस तरीके की वो कसम खाते हैं कि पूरा जो ये जो स्टेट है मेवाड़, इसको मैं वापस मुगलों की चंगुल से आजाद नहीं करा लूंगा, तब तक मैं एक तरीके से वनवासी का जीवन बिताऊंगा। इसी दौरान उनके एक मित्र होते हैं और भामाशाह, इनके बारे में आपने सुना होगा, दानवीर भामाशाह के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने 25 लाख अशर्फियां महाराणा प्रताप को भेंट की। उन्होंने कहा ये मेरी सारी प्रॉपर्टी आप रख लो और आप एक आर्मी बनाओ और मुगलों से मेवाड़ को आजाद कराओ। तो उसके बाद भामाशाह के इस दान की वजह से भामाशाह को दानवीर भामाशाह कहा गया। और उसके बाद महाराणा प्रताप अपनी आर्मी भी बनाते हैं। उसके अलावा उसके बाद ये काफी सारी युद्ध लड़ते हैं। इनकी जो फिर आगे की जो पद्धति होती है युद्ध की, वो होती है, आपको पता है कि ये छुप छुप के वार करते हैं। कहीं भी मुगल आर्मी आप मिल गई उसको आप मारो, जहां भी आपको मिल गई। तो ये जो नीति है इसकी वजह से ये बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन चित्तौड़ और मंगलगढ़, इन दो जगह को ये कभी भी आजाद नहीं करा पाते हैं आगे आने वाले समय में, क्योंकि मुगलों की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी होती है। उसके बाद बाकी जो एरिया है उसको ये उनसे आजाद करा लेते हैं। ये इनके जीवन का हिस्सा रहा। अब आगे चल के इनकी तो मृत्यु हो जाएगी, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इस युद्ध का बाद में परिणाम क्या होता है, आगे चल के अकबर की भी मृत्यु हो जाती है 1605 में। लेकिन जहांगीर का समय आता है, उस समय 1615 में एक तरफ जहांगीर होते हैं और दूसरी तरफ राणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। इनके बीच में संधि होती है और वो संधि कौन करवाता है, शाहजहां। जहांगीर का पुत्र शाहजहां, खुर्रम नाम होता है इसका, ये संधि कराता है अमर सिंह के बीच में। अमर सिंह और शाहजहां के बीच में इस संधि में क्या होता है कि ये मुगलों का एक तरीके से वैसाल स्टेट बन गया। अब इस संधि में क्या कहा कि मुगल दरबार में मेवाड़ के शासक को उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका बेटा या भाई उसकी सेवा करेगा, ठीक है। इसीलिए भीम जो है, प्रिंस भीम है, उनको शाहजहां की सेवा में भेजा गया। उसके बाद एक चीज और कहा गया कि चित्तौड़गढ़ का किला जो है उसकी मरम्मत कभी नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो किला है, अगर उसकी मरम्मत दोबारा कर ली तो ये वापस आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और थी कि इन्होंने ये साइन करवा लिया राणाओं ने यहाँ के कि इनको वैवाहिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं होगी, जो कि इनको पसंद नहीं था। जो मेवाड़ के जो राजा हैं ये कभी नहीं चाहते थे कि ये मुगलों के साथ अपने वैवाहिक संबंध रखें। तो इस चीज पे मुगल मान भी गए। तो ये एक ट्रीटी आगे चल के जहांगीर और राणा अमर सिंह जी के बीच में साइन हुई, ठीक है। अब चलते हैं महाराणा प्रताप के अंतिम समय की ओर। अंतिम उन्होंने अपने जीवन में कैसे बिताया। देखो, उन्होंने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया, इस बात को हमेशा याद रखिए। इसी चीज के लिए उनका सम्मान है। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने अपने बहुत सारे वीर योद्धाओं की बलि चढ़ाई। बहुत सारे लोग उनके गुम हो गए उस युद्ध में। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने अपनी स्वाधीनता को कभी नहीं छोड़ा। इसी वजह से उन्होंने महाराणा प्रताप की जो इज्जत है, वो इतनी इज्जत कोई और नहीं कमा पाया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो कसम खाई थी उसी को निभाया कि ये कभी भी राजकाट उन्होंने नहीं संभाला, क्योंकि ये पूरे चित्तौड़गढ़ को, पूरे मेवाड़ को आजाद नहीं करा पाए थे। इसीलिए इनको इसमें ये वापस राजमहल गए ही नहीं। इन्होंने गोरिल्ला युद्ध नीति में अकबर की सेना को कई बार मात दी है। गोरिल्ला युद्ध नीति यानी कि एक तरीके से पहाड़ियों में छिप छिप के आक्रमण करना, क्योंकि एक बहुत बड़ी आर्मी है, उस पर आप सामने से अगर युद्ध करोगे तो हल्दी घाटी की तरह ही आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद क्या होता है, अंततः शिकार के दौरान लगी चोट की वजह से 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का चांडव नामक जगह पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इनके जीवन की पूरी कहानी है। ये थे हमारे महाराणा प्रताप। अगर जब भी वीरों की बात होगी इतिहास में, तो महाराणा प्रताप का नाम हमेशा अग्रणीय होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।